हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड एमसीक्यूज। आज के सेशन में हम लोग नेटवर्क थ्योरम्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये सेशन आपके आने वाले एग्जामिनेशन एसएससी जेईई के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। ओके, इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज और सर्किट थ्योरम पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये हमारा पार्ट 10 है। अगर इसके पहले के प्रीवियस सेशन नहीं देखे होंगे, हमने जो स्पेशली एसएससी जेईई के लिए सेशन शुरुआत किए, अगर वो नहीं देखेंगे तो यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड कर रहता है, उस पर आप क्लिक करके सारे इंपॉर्टेंट सेशंस जाके देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली चैनल को ब्राउज करके भी वो सारे सेशंस देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एसएससी जेईई के पेपर 1 के एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। देखिए, इस सेशन के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि डिफरेंट नेटवर्क थ्योरम्स के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जेईई में वो हम लोग डिस्कस करें। तो उसी को ध्यान में रखते हैं हम लोग आज के सेशन में वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं विद प्रीवियस सेशन क्वेश्चन। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था? डिटरमाइन द आई एंड वोल्टेज अक्रॉस द 7 ohms रेजिस्टर्स फॉर द नेटवर्क गिवन बिलो। ओके, यहाँ पे जो सर्किट मैंने आपको प्रोवाइड किया है इसमें जो 7 ohms का रेजिस्टेंस है, ये इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो रेजिस्टेंस है इसके अंदर में हमको कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना था, और इसके अंदर का वोल्टेज कितना है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना है वो हमें फाइंड आउट करना था। अगर आपको सर्किट को देखोगे तो इसको हम लोग रीड्रॉ भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे वोल्टेज सोर्स देख सकते हो, उसकी जो पोलैरिटीज़ वो सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी है। दैट मीन्स ये जो 12 वोल्ट का सप्लाई हम लोग इसको ऐसे रीड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता, देखिए, और ये 50 वोल्ट्स का हो गया। यहाँ पे इसका टर्मिनल कौन सा है? पोलैरिटी है पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे कितना है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी है। यहाँ पे कितना वोल्टेज है? ये 12.5 वोल्ट, और ये कितना है? 50 वोल्ट। तो आपको पता है 50 माइनस ये डोमिनेंट वोल्टेज हो जाएगा, 50 माइनस 12.5 वोल्ट, करेक्ट। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 37.5 वोल्ट। दैट मीन्स इस दोनों का कॉम्बिनेशन एज गुड एज है हमारे 37.5 वोल्ट। दैट मीन्स इस सर्किट के अंदर 37.5 वोल्ट से एक्ट करेगा। ओके, और ये हम लोग रेजिस्टेंस को एज इट इज सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, और ये हो गया हमारा थर्ड रेजिस्टेंस। ओके, तो ये है हमारा 4 ohms का रेजिस्टर, ये है हमारा 4 ohms का रेजिस्टर, एंड दिस वन इज द 7 ohms रेजिस्टर अक्रॉस विच हमें इसमें से हमें वोल्टेज भी फाइंड आउट करना है, और इसमें से करंट कितना जा रहा है ये भी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो करंट तो हम लोग सिंपली फाइंड आउट कर सकेंगे अगर हमारे पास वोल्टेज है 37.5 वोल्ट्स का, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 4 + 7 11 + 4 15। ओके, तो 37.5 अपॉन 15 कितना आ जाएगा? इसमें से करंट हो जाएगा हमारा 2.5 एम्पियर्स, करेक्ट। तो करंट तो हमारा आ गया 2.5 एम्पियर्स, ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई। और अभी हमारे पास वोल्टेज फाइंड आउट करना है, वोल्टेज अक्रॉस दिस 7 ohms रेजिस्टर्स। ओके, तो इसमें से करंट कितना जा रहा है? वो जा रहा है हमारा 2.5 एम्पियर्स। तो 2.5 एम्पियर्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसके रेजिस्टेंस से, जो कि 7 ohms का, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा इसका वोल्टेज, जो कि है हमारा 17.5 वोल्ट्स। ओके, 2.5 एम्पियर्स इंटू वी इक्वल्स टू आई इंटू आर अगर हम लोग करते हैं, इसके अक्रॉस में 7 ohms के अक्रॉस में जितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसके थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है वो है हमारा 2.5 एम्पियर्स, और हमने वोल्ट उसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते, सो दैट हमारे पास आ गया 17.5 वोल्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर था 17.5 वोल्ट्स एंड 2.5 एम्पियर्स। ये काफ़ी आसान सा सवाल था, फिर भी मैंने आपको इसको समझा दिया। और इस आसान से सवाल इसका जो करेक्ट आंसर दिया है हमारे पास, उनके स्टूडेंट्स के नाम है, मैंने टॉप 10 स्टूडेंट्स को ही कंसिडर किया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उनका नाम है शिवांगी पटेल, नितेश कुमार, राघव सोनी, आतिफ सिद्दीकी, इलेक्ट्रिकल एकेडमी, धीरू यादव, हबीब के, मोहन गुगलौत, उस्मान खान एंड राजेश कुमार। तो शॉर्ट आउट टू यू गाइस, आपने सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट किया। ये हमारा सिंक्रोनस मिशन का जो हमने कल सेशन लिया था, उस सेशन में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। ठीक है, अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम मैं मेरा नेक्स्ट सेशन में लूँ, तो सेशन को ध्यान से देखना है, और सेशन के एंड में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है उसका करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। ठीक है, एंड आई शॉर्ट आउट टू अप्रिशिएट ऑल ऑफ द गाइज एज वेल जिन्होंने इसका करेक्ट आंसर दिया। काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे मिले करेक्ट आंसर जिन्होंने मार्क किया। ठीक है, सो बट ड्यू टू टाइम कंस्टेंट मैं उन सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे कंसिडर नहीं कर पाऊंगा। ओके, और ये साथ में बता दो, अगर ये सेशन दोनों भी सेशंस आपको देखने होंगे तो यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, उसको जाके देखिएगा। ओके, साथ साथ मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप इसको जाके कम्प्लीटली देखिएगा। एसएससी जेईई के लिए जो हमने महा मॉक टेस्ट इसको रिप्रेजेंट किया है, काफ़ी आपको इससे बेनिफिट होगा, और आपको डायरेक्टली एज इट इज़ एग्जामिनेशन में पेपर कैसा आ जाता है कि कैसा पेपर पैटर्न रहता है सिंपली एसएससी जेईई का पेपर 1 का, जिन स्टूडेंट्स ने इसके पहले के एग्जामिनेशन नहीं दिया होगा, ठीक है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है कि आपको पता चल सके कि किस टाइप के, मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चंस इसमें कवर कराए हैं। ये कम्प्लीटली 200 क्वेश्चंस का एक सेशन है जो हमारा 4 आवर्स का है। ठीक है, 4 घंटे सेशन चलने वाला है। ठीक है, इसको जाके भी देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन।
सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिटरमाइन द लोड रेजिस्टेंस इन ओम्स फॉर अ सर्किट व्हेन द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स ऑफ 80 वोल्ट टू द लोड इज 80 वैट। ओके, हमारे पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें क्या बताया गया हमें कि लोड रेजिस्टेंस कितना रहेगा सर्किट के अंदर जब हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है 80 वोल्ट का अगर हमारे पास सोर्स है और 80 वैट का हमारे पास में लोड है, ठीक है, तब हमारे पास लोड रेजिस्टेंस कितना है। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में हम लोग क्या लिखते हैं, P इज इक्वस टू VTH स्क्वायर अपॉन 4RTH। ओके, तो RTH क्या हो जाएगा हमारा, ओके। और उससे पहले भी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में हमारा क्या रहता है, लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस। तो RTH ही हमारा लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे इस केस में, ठीक है। तो RTH को हम लोग फाइंड आउट कर लेते तो हमारे पास लोड रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो VTH कितना है हमारे पास में, 80 स्क्वायर है। ओके, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा, 80 स्क्वायर अपॉन हमारे पास लोड कितना है, हमारे पास पावर कितना है, ठीक है, लोड है हमारे पास 80 वाट का, इंटू हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लेते। ओके, तो 80 इंटू 80 अपॉन 4 इंटू 80। ओके, तो 80 से 80 कैंसिल हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा 20 ओम्स, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास RTH का जो वैल्यू है यह है हमारा 20 ओम्स। और अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जब हमारा लोड रेजिस्टेंस इक्वल्स टू सोर्स रेजिस्टेंस हो जाता है तब जाके हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है, डिलीवर होता है टू द लोड। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी विच इज 20 ओम्स। यूनिट ध्यान में रखिएगा। ओके, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, इसमें हमारे पास सुपरपोजिशन थ्योरम से रिलेटेड कुछ 4 स्टेटमेंट्स गिवन है। ओके, तो हम लोग कंप्लीटली चारों के चारों नहीं पढ़ते, बट इसका करेक्ट आंसर मैं आपको मार्क कर देता हूँ। बट मैं आपके रिकॉलेशन के लिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू दो सर्किट दैट ओनली हैव अ एक्टिव एलिमेंट, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। इट इज़ एप्लीकेबल टू दो सर्किट दैट हैव ओनली पैसिव एलिमेंट, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू ओनली सर्किट दैट हैव द लीनियर बायलैटरल एलिमेंट्स, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम रहता है हम लोग अप्लाई कर सकते हैं लीनियर बायलैटरल नेटवर्क को। ओके, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुपरपोजिशन थ्योरम के अंदर आपको एक बात बता दूँ, हमारे पास क्या होता है, जितना हमारे पास इंडिपेंडेंट बायलैटरल नेटवर्क रहते हैं उसमें से हमारे सिस्टम का जो भी रिस्पांस मिलता है वाया वोल्टेज और करंट, तो हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं। उसमें से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ओनली वन सिंगल सोर्स एक्टिंग एट अ टाइम, मतलब हम लोग हमारे पास 2 से ज़्यादा सोर्सेस है। ओके, तो हम लोग एक सिंगल सोर्स को कंसिडर करके जो हमारा रिस्पांस पहले आ रहा था, जब हमारे पास कंप्लीटली अगर हमारे पास 3 सोर्सेस है, उस तीनों सोर्सेस को मिला के जो हमारे पास रिस्पांस आ रहा था वो हम लोग फिर से अचीव कर पाते जब हमारा इंडिविजुअली अगर हम लोग सिंगल सोर्स एक्ट करते हैं और बाकी के जो सोर्सेज रहते हैं हम लोग उसको इंटरनल इम्पोर्टेंसेस से, इंटरनल रेजिस्टेंस से अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास जो सिस्टम का रिस्पांस मिलता है करंट एंड वोल्टेज का वो सेम रहता है। दैट मीन्स हमारे पास जो इंडिविजुअल हम लोग अगर सोर्स को कंसिडर करके हुए भी जो हम लोग रिस्पांस निकाल सकते हैं वो हम लोग बाय जो अलजेब्रिक सम अगर करते हैं हम कंप्लीटली एक सोर्सेज को मिलाते हैं वो हमारी सेम रहती है। तो यही हमें सुपरपोजिशन थ्योरम बताता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बट ये लीनियर बायलैटरल नेटवर्क के लिए एलिमेंट्स के लिए अप्लाई होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। मैं आपको अगर आप चाहते हो तो मैं कंप्लीटली जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है नेटवर्क थ्योरम्स मैं एक सेशन में आपको प्रोवाइड कर देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। थ्योरी अगर आपको चाहिए होगा थ्योरी तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि ये हम लोग क्वेश्चंस के फॉर्म में हम लोग उस थ्योरी को नहीं पढ़ पाते, ठीक है। अगर जिन स्टूडेंट्स को दिक्कत जा रही होगी नेटवर्क थ्योरम्स में डिफरेंट जो थ्योरम्स रहते हैं, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, उसमें जो सर्किटल प्रॉब्लम्स रहते हैं या फिर उसकी जो थ्योरी अगर पढ़नी होगी आसान लैंग्वेज में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और प्लीज़ मेंशन करिएगा कि सर हमें थ्योरी भी पढ़ाओ करके। ओके, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3। व्हाट विल बी द मैक्सिमम पावर इन वैट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सोर्स टू लोड ऑफ द सर्किट गिवन बिलो। हमारे पास कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा सोर्स टू लोड का। ओके, तो हमारे पास ZS कितना है यहाँ पे, सोर्स रेजिस्टेंस वो है हमारे पास 10 + J20। ओके, और हमारा मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगा, जब हमारा ZL इज इक्वल टू ZS कॉन्जुगेट होगा। ओके, तो उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, 10 - J20 विच विल बी इक्वल्स टू RTH + JXTH। ओके, तो इस केस में हमारे पास में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, P max इज इक्वल्स टू VTH स्क्वायर अपॉन 4RTH। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में के फॉर्म में भी मैंने लिया है,
तो वो आपको ध्यान में रखना होगा। VTH कितना है हमारे पास 40 वोल्ट है, 40 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू RTH हमारे पास कितना है, वो है हमारे पास 10। ओके, तो हमारे पास इसका फाइनल वैल्यू हो जाएगा 40 वाट का। ओके, तो दैट मीन्स ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है 40 वाट। ओके, द मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू लोड विल बी 40 वाट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन थ्योरम। सब्स्टिट्यूशन थ्योरम से रिलेटेड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग इतना कंप्लीट स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको इसका करेक्ट आंसर मार्क कर देता, फिर आपको समझा देता व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन थ्योरम। द इनिशियल कंडीशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द सर्किट रिमेन्स द सेम इफ द नेटवर्क एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय वोल्टेज सोर्स हैविंग एन इक्वल वोल्टेजेस एज द वोल्टेज सोर्स अक्रॉस द एलिमेंट एट एवरी इंस्टेंट ऑफ द टाइम। ये इसका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। दैट मीन्स अगर हमारे पास में एक वोल्टेज सोर्स है, ये ठीक है, एक हमारे पास रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस में रेजिस्टेंस है, तो इस वोल्टेज सोर्स से जितना यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन थ्योरम हमें क्या बताता है कि अगर हम लोग इसको इनिशियल कंडीशन जैसा था तो इस रेजिस्टेंस को हमारे पास इसको डायरेक्टली जितना इसका वोल्टेज ड्रॉप आ रहा था इससे भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। दैट मीन्स हम लोग इस रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर सकते हैं इस वोल्टेज सोर्स से जितना इसका एग्जैक्टली आ रहा था वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। तो यही हमें सब्स्टिट्यूशन थ्योरम बता देता है। ये यहाँ पे के स्टेटमेंट क्या लिखा है, द इनिशियल कंडीशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द सर्किट रिमेन्स द सेम, ठीक है, वो सेम ही रहता है इफ द नेटवर्क एलिमेंट replaced by a voltage source having an equal voltage as the voltage across the element at every instant of time. That means what substitution theorem tells that if an element in a network is replaced by a voltage source whose voltage at any instant of time is equal to the voltage across the element in the previous network, इस previous network में जो जैसे मैंने आपको बताया था ये voltage source है, ठीक है, इस नेटवर्क में इसका कितना वोल्टेज ड्रॉप आ रहा था सेम हमारा रहेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग इसको रिप्लेस करते हैं, अगर हम लोग वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करते हैं इसको, अगर जितना इसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप आ रहा था वो उसकी कंडीशन सेम रहती है। ओके, और अल्टरनेटली हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं दैट इफ एन एलिमेंट और इन अ नेटवर्क इज रिप्लेस बाय अ करंट सोर्स हुज करंट at any instant of time is equals to the current through the element in the previous network when the initial conditions in the rest of the circuit network will be unaltered. That means अगर हमारे पास एक करंट सोर्स है, ठीक है, उस केस में से इतने से इसका जो करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, इसमें से जितना भी करंट फ्लो हो रहा होगा तो हम लोग डायरेक्टली इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, वाया करंट सोर्स नेक्स्ट सर्किट में इसको एलिमिनेट करके। तो ये हमें सब्स्टिट्यूशन थ्योरम बताता है। तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है और इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। विच ऑफ द नेटवर्क थ्योरम स्टेट्स दैट द सम ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इज इन एन नंबर ऑफ द ब्रांचेस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज जीरो। विच ऑफ द नेटवर्क थ्योरम, इसमें से कौन सा नेटवर्क थ्योरम हमें बताया दैट सम ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इन एन नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज जीरो। तो ये हमें बताता है टेलेंजेंस थ्योरम। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेलेंजेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, द समेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर फॉर एन नंबर ऑफ ब्रांचेस इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज जीरो। दैट मीन्स समेशन ऑफ एन नंबर ऑफ ब्रांचेस के इज इक्वल टू 1 हो जाएगा टू द एन वी के इंटू आई के विल बी इक्वल टू Z। ओके, यही हमें टेलेंजेंस थ्योरम बताता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। फॉर द सर्किट शोन बिलो फाइंड द मिनिमम्स इक्विवेलेंट सर्किट, फाइंड द मिनिमम्स इक्विवेलेंट करंट सोर्स इन एम्पियर्स अक्रॉस द टर्मिनल XY। और इस XY के अक्रॉस में मिनिमम्स का हमें इक्विवेलेंट करंट सोर्स हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग मिनिमम्स इक्विवेलेंट करंट सोर्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स भी गिवन है तो हम लोग इसको रीड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और इस सोर्स को, इस 20 वोल्ट सोर्स को, और यहाँ पे जो सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 4 ohms को, उसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग 20 वोल्ट्स को अगर हम लोग करंट सोर्स में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग डायरेक्टली ये जो रेजिस्टेंस है इसके पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे और इसमें हम लोग डिवाइड करके 20 डिवाइडेड बाय अगर हम लोग 4 करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 5 एम्पियर्स का करंट सोर्स आता है। बट करंट सोर्स अगर हमने यहाँ पे लगा दिया तो उस केस में जो 4 ohms का रेजिस्टेंस है इसके सीरीज में कनेक्टेड है तो उसके पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग रीड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास 5 एम्पियर्स का नेटवर्क, एक करंट सोर्स, ठीक है। ये 10 ohms का रेजिस्टेंस हो गया। ओके, ये हमारे पास एक 6 एम्पियर्स का सोर्स है, करंट सोर्स, देन द 10 ohms रेजिस्टेंस। ओके, देन वी विल हैविंग 4 ohms रेजिस्टेंस जो हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से। ओके, देन हमारे पास एक करंट सोर्स है जो कि हमारे पास 5 एम्पियर्स का। ओके, और ये हो गया हमारे एक्स एंड वाई टर्मिनल्स में। इसमें हमें इक्विवेलेंट करंट सोर्स फाइंड आउट करना है करंट एम्पियर्स में, ठीक है। तो इसको हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे,
तो इस केस में आप देख पा रहे होंगे इसकी जो पोलैरिटी है, करंट डायरेक्शन है, वो अपवर्ड है, ठीक है। दैट मीन्स वी आर कलेक्टिंग दिस करंट एट दिस टर्मिनल एक्स पे, ओके। इसकी कंप्लीटली पोलैरिटी जो है अपवर्ड है, ओके। जो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो है वो अपवर्ड है, ठीक है। तो 5 एम्पियर्स प्लस 6 एम्पियर्स कितना हो जाएगा, 11 प्लस 5 एम्पियर्स, 16 एम्पियर्स विल बी द मिनिमम्स इक्विवेलेंट करंट सोर्स इन एम्पियर्स अक्रॉस दिस टर्मिनल एक्स एंड वाई। हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व भी कर लेते तो डायरेक्टली आपके पास एक करंट सोर्स आ जाएगा 16 एम्पियर का, और इसके अक्रॉस में रेजिस्टेंस, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मिनिमम्स इक्विवेलेंट सर्किट, ओके। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Determine the percentage of maximum power delivered to the load resistance when RL is equals to 3 times of RTH। हमें परसेंटेज मैक्सिमम पावर डिलीवर कितना होगा लोड रेजिस्टेंस जब हमारा RL रहेगा, लोड रेजिस्टेंस रहेगा 3 टाइम्स ऑफ RTH, ठीक है। तो दैट मीन्स आपको एक बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है जब हमारा लोड रेजिस्टेंस हो जाता है RTH का, ठीक है। दैट मीन्स जब हमारा RL इज इक्वल्स टू RTH हो जाता है तब हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है टू द लोड, ओके। और अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम पावर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, P max इज इक्वल्स टू VTH स्क्वायर अपॉन 4RTH, ठीक है, ओके। और इस केस में हमारे पास जब हमारा लोड रेजिस्टेंस RL जो है वो हो जाएगा हमारा 3 टाइम्स ऑफ RTH, तो उस केस में हमारे पास P max का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, P max का हमारे पास क्या डेफिनेशन आएगा, P max 2 हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं, वो आ जाएगा हमारा 3/4 VTH स्क्वायर अपॉन 3 टाइम्स ऑफ RTH, ओके। दैट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा इसका 3/4 टाइम्स ऑफ P max, करेक्ट। दैट मीन्स हमारे पास कितना आ जाएगा 0.75 टाइम्स ऑफ P max, ओके। तो हम लोग इसको 75 को 0.75 को अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल बी गेटिंग 75% एज द करेक्ट आंसर। दैट मीन्स 75% हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा लोड रेजिस्टेंस पे जब हमारा RL इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ RTH रहेगा, ओके। क्योंकि इस कंडीशन में जो इनिशियल कंडीशंस थी उस कंडीशन में हमारा कुछ इस तरीके से सर्किट था, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये हो गया हमारा VTH, ओके, ये RTH, और ये हमारा RL इज इक्वल टू RTH है। बट इस केस में हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन जो आई थी प्लस माइनस ये VTH हो गया, ये हमारा RTH, ओके। और इस केस में हमारा ये RL जो है ये 3 टाइम्स ऑफ RTH है, ठीक है। उस केस में ये हमारा P max 2 आ जाएगा 0.75 टाइम्स ऑफ P max, ओके। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। The Thevenin's resistance as seen through the terminals A and B is what? इस थेवेनिन, इस अगर नेटवर्क से अगर हम लोग देखते हैं, इस साइड से अगर हम लोग देखते हैं A and B नेटवर्क पॉइंट्स है, ठीक है, दीज आर द 2 पॉइंट्स, 2 टर्मिनल से अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा ये हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। थेवेनिन्स थ्योरम में हम लोग वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं, करंट सोर्स को ओपन सर्किट करते हैं, ओके। तो हमारे पास इस सर्किट को अगर हम लोग ऑब्जर्व करते तो यहाँ पे 2 वोल्टेज सोर्स है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट कर देते, ठीक है। या आप इसको इग्नोर कर सकते हो अभी, ओके। वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो इस केस में हमारे पास में डायरेक्टली प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हमारे पास प्रेजेंट हो गया है, ठीक है। तो इसमें थेवेनिन्स रेजिस्टेंस ही हमें पूछा है, RTH का ही वैल्यू हमें पूछा गया, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको सर्किट के अंदर ही फॉलो करके बता देता हूँ, तो ये जो 4 ohms और 2 ohms और 4 ohms का रेजिस्टेंस है, तो ये डायरेक्टली सीरीज में कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो ये 6 ohms के इसमें हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, 4 + 2 6 ohms का रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको भी इग्नोर कर सकते थे, 6 ohms का रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट सर्किट में आपको ड्रॉ कर देता हूँ, 6 ohm का और ये 6 ohm का रेजिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप इतना ब्रांच को आप देखिएगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली शॉर्टकट आपको मैं अप्रोच बता रहा हूँ। 6 ohms और 6 ohms का रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा, 2 पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 2 पैरेलल्स के सेम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो डायरेक्टली ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा हमारा 3 ohms का नेटवर्क। दैट मीन्स इस नेटवर्क का हमने 3 ohms के इसमें कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे इसका कितना आया था 3 ohms का, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट सर्किट किस तरीके से आ जाएगा, हमारे पास ये 3 ohms का आ गया, और ये 3 ohms का हम लोग एज इट इज कनेक्ट करते हैं, प्लस यहाँ पे 6 ohms का रेजिस्टेंस आ जाएगा, ओके। प्लस यहाँ पे हमारे पास 2 ohms का रेजिस्टेंस है, दीज आर द ओपन सर्किटेड पॉइंट, ओके, X and A and B, एंड यहाँ से हम लोग डायरेक्टली इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो 3 + 3 अगेन इट विल बी गेट 6, क्योंकि हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड है, एंड 6 पैरेलल 6 विल बी 3 ohms रेजिस्टेंस, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारे पास फिर से इस नेटवर्क का, इतने नेटवर्क का
आई चेंज द कलर सो दैट यहीं पे आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ। इसका जो रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास 3 ओम्स का आ जाएगा, ठीक है। और 3 प्लस ये हमारे पास 2 जो है, दैट मीन्स एक यहाँ पे 3 ओम्स का रेजिस्टेंस आ गया और ये हमारे पास आ गया 2 ओम्स का रेजिस्टेंस। तो हमारे पास कितना आ जाएगा RTH, वो आ जाएगा हमारे पास 5 ओम्स। दैट मीन्स ऑप्शन इसमें से बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी आसान सा अप्रोच था। थेवेनिन्स थ्योरम में आपको क्या होता है अगर ये पता होता तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैं एक सेशन आपको पढ़ा दूँ अपने नेटवर्क थ्योरम सर्किट्स के ऊपर, जिसमें से कंप्लीट जो नेटवर्क थ्योरम्स है 8 से 10 जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वो मैं एक ही सेशन में कवर कर रहा था विद दर इंडिविजुअल एक सिंगल MCQs, और आप किस तरीके से अप्रोच करा सकते हो इसका भी मैं सेशन सबको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा बिफोर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसमें अभी फिलहाल इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी, ठीक है। अगर करंट सोर्स रहता तो हम यहाँ पे ओपन सर्किट कर सकते थे, ठीक है। अगर यहाँ पे 25 वोल्ट्स की जगह करंट सोर्स रहता तो इस पॉइंट में ही ओपन सर्किट हो जाता, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप फिर चेंजेस करना आपके रेजिस्टिव नेटवर्क्स में, ठीक है। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो नॉर्टन्स करंट इन द सर्किट शोन बिलो इज। नॉर्टन्स थ्योरम हमें क्या बताता है? एनी लीनियर सर्किट कंटेनिंग सेवरल एनर्जी सोर्सेज एंड रेजिस्टेंसेस कैन बी रिप्लेस बाय सिंगल कांस्टेंट करंट सोर्स। जैसे थेवेनिन्स थ्योरम में होता है वोल्टेज सोर्स, उसकी सीरीज में RTH रहता है, रेजिस्टेंस रहता है। उस केस में हमारे पास नॉर्टन्स थ्योरम्स के अंदर एक हम लोग सिंगल करंट सोर्स और उसके पैरेलल में एक सिंगल रेजिस्टेंस को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या पूछा गया? नॉर्टन्स करंट यहाँ पे पूछा गया इस सर्किट के अंदर, ओके। तो नॉर्टन्स करंट कितना हो जाएगा हमारे पास? उससे फाइंड आउट करने के लिए जो RL यहाँ पे है इसको हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट हो गया इसमें से, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल एक सर्किट आ गया जहाँ पे 2 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है 30 प्लस 180 ओम्स, और यहाँ पे हमारे पास 360 वोल्ट्स का वोल्टेज सोर्स है। तो 360 वोल्ट्स अपॉन 30 प्लस 150 ओम्स हमारे पास इसमें से करंट पता चल जाएगा इसमें से। तो करंट कितना होगा हमारा? 360 अपॉन 180, ओके। देखिए यहाँ पे 180 नहीं होगा, ओके। मैं आपको बता देता हूँ, इसको शॉर्ट करने के बाद में इस रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ पे। दैट मीन्स ये का 30 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमने 150 ओम्स का यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे सोर्स है हमारे पास 360 वोल्ट्स का, ओके। तो इस केस में अगर हमने यहाँ पे मैंने सर्किट के अंदर कर लिया इसलिए हमने डायरेक्टली वहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट थिंग। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे अगर शॉर्ट हो गया इस पॉइंट पे तो इस रेजिस्टेंस का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। तो दैट मीन्स ये करंट जो है डायरेक्टली ये पाथ जो है फॉलो करेगा, ठीक है। ये शॉर्ट सर्किट होने के कारण तो हमारे पास 360 हम लोग डिवाइड करेंगे डायरेक्ट 30 से, तो हमारे पास आ जाएगा 12 एम्पियर्स एज द नॉर्टन्स करंट, ओके। दैट मीन्स ऑप्शन बी इस केस में करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग इसको RL को शॉर्ट करते थे तो हम लोग इस 150 ओम्स का रेजिस्टेंस है, इसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा सर्किट के अंदर। इट विल नॉट एक्ट एनी, दैट मीन्स इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि करंट ऑलवेज ट्राई टू चूज पाथ द शॉर्टेस्ट रेजिस्टेंस पाथ। दैट मीन्स मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ जो है वो करंट हमारा चूज करता है, ठीक है। तो इस केस में शॉर्ट होने के बाद में इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। दैट मीन्स इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है सर्किट के अंदर, इसलिए हम लोग डायरेक्टली 360 डिवाइडेड बाय 30 ओम्स करते हैं तो हमारे पास 12 एम्पियर्स ये नॉर्टन्स करंट हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ओके। नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10। For the circuit shown below, what is the value of Thevenin's equivalent voltage V across the terminal A and B? ठीक है, इस सर्किट में जो यहाँ पे गिवन है इसके अक्रॉस में जो A और B के अक्रॉस में Thevenin's इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना रहेगा ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, ओके। तो अगर हम लोग सर्किट को एनालाइज कर दे तो यहाँ पे A और B के अक्रॉस में जो ETH हमें फाइंड आउट करना है, तो दैट मीन्स ये हमें इस 6 ओम्स के अक्रॉस में जितना वोल्टेज आएगा यही हमें इस पे यहाँ पे अपीयर होगा, ठीक है। दैट मीन्स 6 ओम्स रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जितना भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वही हमें ETH करके फाइंड आउट करना होगा। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है और 2 सीरीज में हमारे पास रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है। दैट मीन्स ETH क्या हो जाएगा हमारा? ETH दैट मीन्स थेवेनिन्स इक्विवेलेंट EMF, या फिर हम लोग उसको वोल्टेज कह सकते हैं। इट विल बी इक्वल्स टू 50 इनटू हमारे पास किसी अक्रॉस निकालना है 6 ओम्स के अक्रॉस निकालना है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है 4 + 6, ठीक है। तो इसका भी इट विल बी नॉन एग्जिस्टेंट, ओके, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली इसके अक्रॉस में फाइंड आउट करना है क्योंकि ये क्लोज सर्किटेड भी नहीं है इन शॉर्ट, ओके। तो 6 + 4, ओके। तो दैट मीन्स हमारे पास कितना आ जाएगा इसका टोटल एडिशन 10, तो 10 5 × 6 दैट विल 30 वोल्ट विल बी द इक्विवेलेंट थेवेनिन्स वोल्टेज इन वोल्ट्स, ओके। तो ऑप्शन इसमें से सी करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है।
दैट मीन 6 ओम्स के अक्रॉस में जो 30 वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, तो यही हमारा ETH हो जाएगा। देखिए ओके, तो आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आएगा। काफ़ी सिंपल से अप्रोच है, ठीक है, ध्यान से सॉल्व करके चलिए। काफ़ी कन्फ्यूजन से हो जाते हैं और काफ़ी आसान से सवालों में भी हम लोग कभी कभी गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। सो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। Observe the given figure, the maximum power to the load resistance when RL is equals to what? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए जब हमारा लोड रेजिस्टेंस RL कितना रहेगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो जब हमारा लोड रेजिस्टेंस RI होगा, यहाँ पे सोर्स रेजिस्टेंस कितना है RI, इंटरनल रेजिस्टेंस है वो RI है। जब हमारा RI इक्वल्स टू हो जाएगा लोड रेजिस्टेंस RL, तो उसी केस में हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। दैट मीन्स काफ़ी सिंपल सा स्टेटमेंट था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके हुए, ओके। So we'll see the next question number 12. Find the R3 for the circuit shown in the given figure, ठीक है। यहाँ पे R3 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा, ओके। तो इसमें इसमें दो तीन सर्किट्स के लॉ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग KCL। तो KCL के अंदर अगर हम लोग I1, I2 और I3 यहाँ पे डिनोट कर देते, तो अगर ये हमारा I1 हो गया, ठीक है, ये जो है हमारा मेन करंट I है, इस केस का हमारा R2 में से जो करंट फ्लो रहा है, दैट मीन्स अगर हम इसको 10 मिली एम्पेयर्स को I2 करके मार्क कर लेते हैं, और इस R3 में से जो करंट फ्लो रहा है ये है हमारा I3, ठीक है, जो इस केस में हमारा फ्लो हो रहा है, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे मैं बता दूँ, इस पॉइंट पे अगर आपके पास, ठीक है, इस नोड से यहाँ पे 50 मिली एम्पेयर्स का करंट आ रहा है, और एक ब्रांच से हमें करंट जो मिल रहा है वो है हमारा 10 मिली एम्पेयर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट कर दे तो इसमें से कितना करंट फ्लो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सम अप हो रहा है इस पॉइंट के बाद में, ठीक है, तो वो होगा हमारा 40 मिली एम्पेयर्स। दैट सेम हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो इस केस में जो करंट यहाँ से फ्लो होगा वो होगा हमारा 40 मिली एम्पेयर्स, करेक्ट। ये तो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया बाय ऑब्जर्वेशन, ओके। और अभी फिलहाल तो हमारे पास इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है, ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ठीक है, इसमें से हमारा 40 मिली एम्पेयर्स का करंट फ्लो रहा है, ओके। अगर हमारे पास इस R3 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा, तो इसमें से हमारे पास करंट तो फ्लो हो रहा है 40 मिली एम्पेयर्स का, ये तो हमारे पास गिवन है। तो अगर हमारे पास वोल्टेज अगर फाइंड आउट हो जाए हम लोग इसके अक्रॉस में, ठीक है, तो हम लोग R3 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम लोग इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज रहेगा वो कितना रहेगा, जितना इस पॉइंट पे आ रहा है, जितना R2 के अक्रॉस आ रहा है। अगर R2 के अक्रॉस का वोल्टेज निकालना होगा तो हमारे पास क्या है, डायरेक्टली 100 किलो ओम्स का उसका रेजिस्टेंस है, और अगर हम लोग 10 मिली एम्पेयर्स को उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उसका वोल्टेज कितना आ जाएगा, 1000 वोल्ट, ओके। दैट मीन्स ये 1000 वोल्ट सेम अप्लाई हो रहा है इस R3 पे, ठीक है। तो R3 का 1000 वोल्ट हमारे पास तो आ गया वोल्टेज अक्रॉस। अगर हम लोग इसमें से करंट को डिवाइड कर लेते तो हमारे पास आ जाएगा उसका रेजिस्टेंस, करेक्ट। तो R3 विल बी इक्वल्स टू 1000 अपॉन, इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है 40 मिली एम्पियर्स। तो इसको फाइंड आउट करते तो यू विल गेट द 25 किलो ओम्स एज द करेक्ट आंसर, ओके। एक बार कभी कभी आप ऑप्शंस को ध्यान से देखते हुए चलिएगा, किलो ओम्स, मेगा ओम, मिली ओम्स में, ठीक है, इसलिए मैंने आपको डेलिबरेटली इस टाइप के ऑप्शंस डाले हैं, ठीक है। कभी कभी हमारे पास करेक्ट आंसर आने के बाद भी हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, तो ध्यान से देखते हुए चलिएगा, क्योंकि हमारे पास कितना था 1000 वोल्टेज था इसके अक्रॉस में, और करंट कितना था 40 मिली एम्पियर्स का, ठीक है। तो 40 मिली एम्पियर्स, दैट मीन्स अगर हम एम्पियर्स में कन्वर्ट करते हैं तो इंटू 10⁻³ करेंगे। अगर ये 10⁻³ न्यूमरेटर में जाता है तो 10⁻³ हो जाएगा, ओके। दैट मीन्स 10⁻³ इंटू 1000 अपॉन 40, तो 0 से 0 कैंसिल, 425 और किलो ओम्स यहाँ पे, ठीक है, 25 10⁻³ दैट मीन्स 25,000 विल बी इक्वल्स टू 25 किलो ओम्स। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट आई फॉर द सर्किट गिवन बिलो, ठीक है। यहाँ पे जो सर्किट गिवन है इसमें से करंट आई का वैल्यू कितना होगा एम्पियर्स के अंदर, ठीक है, ये इसका यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको नोडल एनालिसिस सॉल्व करके देखते हैं, ओके। तो बाय नोडल एनालिसिस, बट बिफोर दैट लेट द वोल्टेज अक्रॉस दिस 6 ओम्स रेजिस्टेंस, इस 6 ओम्स रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज है हमारा V, ठीक है। तो बाय नोडल एनालिसिस क्या हो जाएगा, V माइनस यहाँ पे सोर्स कितना है 60 वोल्ट, 60 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 2 माइनस, ओके, 20
20 एम्पियर्स का करंट है, प्लस V अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 6, प्लस V माइनस कितना है यहाँ पे 30 वोल्ट्स का सप्लाई, अपॉन कितना हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम्स का, एल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, इफ़ यू कैन सॉल्व दिस ऑल द इक्वेशन, इसमें से वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। एक डायरेक्टली स्टेटमेंट लिखा देता हूँ आपको मैं, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। काफ़ी एसेंस सवाल है, उसमें हम लोग टाइम स्पेंड नहीं करते ज़्यादा। 3V माइनस 180 माइनस 120 प्लस V प्लस ट्वाइस ऑफ V माइनस 60 विल बी इक्वल्स टू 0। ओके, तो इस केस में अगर इस इक्वेशन से V का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो V आ जाएगा हमारे पास 60 वोल्ट। ओके, V हमारे पास 60 वोल्ट आ गया, तो हमारे पास करंट फाइंड आउट करने के लिए इस V का अगर हमारे पास 60 वोल्टेज आ गया तो हमारे पास करंट आ जाएगा 60 अपॉन 6, क्योंकि इसमें से 6 ओम्स का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, दैट मीन्स 10 एम्पियर्स विल बी आर करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस, 6 ओम्स रेजिस्टेंस। ओके, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पे एक बार का वोल्टेज आ गया तो हम लोग इसमें से करंट फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। ओके, तो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट I3 इन एम्पियर्स फॉर द डायग्राम गिवन बिलो। I3 का करंट हमें फाइंड आउट करना होगा एम्पियर्स में। ओके, यहाँ पे सेम मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो इसमें हम लोग KCL लगा सकते हैं, KCL से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स होता है। ठीक है, तो इसमें इनकमिंग करंट कौन से है, अगर हमें I3 का फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, तो I1 इसका जो डायरेक्शन देख सकते हो आप, यहाँ पे मैं जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, I1 का डायरेक्शन और I2 का डायरेक्शन आप देख सकते हैं इनकमिंग है, और I5 1 एम्पियर्स का, I4 5 एम्पियर्स का और I3 आउटगोइंग है। ठीक है, तो हम लोग इससे एक इक्वेशन लगा देंगे, इक्वेशन बनाएंगे I1 प्लस I2 सम ऑफ इनकमिंग करंट, ये इनकमिंग करंट है हमारे, इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट I3 प्लस I4 प्लस I5। ओके, तो I1 प्लस I2 कितना है हमारे पास, और यहाँ इसमें से हमें I3 का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो I3 विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस I4 माइनस I5। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। I1 का वैल्यू है 3 प्लस 4 माइनस 5, I3 विल बी इक्वल्स टू 3 प्लस 4 माइनस 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर्स। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें से ये हमारा करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग सम अप करते तो डायरेक्टली 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, 7 माइनस जो आउटगोइंग करंट है इसमें से 1 और 5। ठीक है, 7 माइनस 6 1, तो इतना करंट इसमें से I3 में से फ्लो होगा। ठीक है, इस ब्रांच में से। ठीक है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। काफ़ी आसान से सवाल है, लेकिन अप्रोच देखनी होगी आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो विल से द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें से कौन सा लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, तो वो है हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और KCL जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे है। ठीक है, KCL का जो लॉ है वो हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, अगर ये ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो वो हमारा KCL हो जाएगा। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूछा है तो हमारे पास वोल्टेज लॉ हो जाएगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर्स थ्रू द बोथ रेजिस्टर्स ऑफ द गिवन सर्किट। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है करंट का वैल्यू इस सर्किट के अंदर। ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द बोथ रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, दोनों भी रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स I1 और I2 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना हो। ओके, तो इस केस में हमारे पास 10 ओम्स के रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज कितना है, इसमें भी आपको सेम देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे एडिटिव सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी है। ओके, या फिर अगर हम लोग उसको नहीं कंसिडर करते तो डायरेक्टली जितना I1 इस सोर्स है इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहे तो हमारे पास 20 वोल्ट का सप्लाई और हमारे पास 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है, तो हमारे पास कितना करंट आ जाएगा 2 एम्पियर्स का। करेक्ट, 2 एम्पियर्स का करंट आ जाएगा, इसका करंट आ जाएगा I1। ओके, इस करंट की बात करो मैं, और देन अगर हम लोग KVL अप्लाई करते हैं सेकेंड लूप में तो हो जाएगा हमारे पास -20 प्लस 20 I2 माइनस ऑफ 20 प्लस 20 I2 माइनस 10 विल बी इक्वल्स टू 0। ओके, दैट मीन्स हम लोग इससे I2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 1.5 एम्पियर से, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना सप्लाइड है, वो है हमारा 20 वोल्ट, -20 प्लस 20 I2 माइनस 10 विल बी इक्वल्स टू 0। तो इसमें से हमारे पास दोनों भी वैल्यूज़ आ गए, जो है हमारे पास 2 and 1.5। इसके पहले हमारे पास 2 एम्पियर्स का करंट आया था I1 का, और देन I2 विल बी 1.5 एम्पियर्स। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। ओके,
और इसको सॉल्व करते वक्त आपको पोलरिटीज़ भी ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। अगर हम लोग माइनस से शुरुआत कर रहे हैं तो इस केस में भी हमारे पास यहाँ पे माइनस है, कर देने यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ओके, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द किरचॉफ्स करंट लॉ? किरचॉफ्स करंट लॉ के रिगार्डिंग कौन सा इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसमें से करेक्ट है ऑप्शन सी, सम ऑफ करंट्स एंटरिंग टू द नोड इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द नोड। ये स्टेटमेंट मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ करंट एंटरिंग टू द नोड, इसमें से करंट कौन से एंटर कर रहे हैं, I1 एंड I2 इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लिविंग द नोड। इस नोड को कौन से करंट छोड़ के जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें से सी करेक्ट आंसर था, ठीक है। वही स्टेटमेंट है, आप एक बार उसको पढ़ सकते हो, काफ़ी आसान सा सवाल था ये। सो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पावर डिसिपेटेड इन वैट थ्रू द 20 ओम रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट बिलो। 20 ओम रेजिस्टेंस में से कितना पावर डिसिपेट होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, तो उससे हम लोग KVL से इसका तो पहले I का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, मेन करंट का, इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारे पास -20 + 20I माइनस ऑफ 10, इस वोल्टेज को सोर्स को कंसिडर कर लिए, ये -20 - 10 + 20I विल बी इक्वल्स टू 0। ओके, तो इस केस में हमारे पास I जितना आया था हमारा 1.5 एम्पेयर। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में सेम हमने वैल्यूज निकाली थी। तो पावर डिसिपेट कितना होगा 20 ओम्स रेजिस्टेंस का, P हम लोग कैसे निकालते हैं, I²R। पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला है I²R या फिर V²/R। ओके, तो I²R कितना है, I कितना है हमारे पास 1.5 का स्क्वायर इंटू R कितना है हमारे पास जो है 20, करेक्ट। तो वो जाएगा हमारे पास 45 वाट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर्स अक्रॉस द 3 ओम्स रेजिस्टेंस। 3 ओम्स रेजिस्टेंस के अक्रॉस में हमें करंट फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो इस क्वेश्चंस को काफ़ी अलग अलग तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट हम लोग, मैं आपको सिंपलेस्ट वे बताता हूँ कि हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके डायरेक्टली रिड्यूस करेंगे, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली करंट फाइंड आउट करने के लिए पूछा है 3 ओम्स रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, ठीक है। तो हम लोग 35 वोल्ट 2 ओम्स रेजिस्टेंस, 35 वोल्ट और उसके सीरीज़ में जो कनेक्टेड है 2 ओम्स का रेजिस्टेंस, उसको हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास इसमें करंट कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 17.5 वोल्ट, 35/2 करते हैं तो ठीक है, V = IR, या फिर अगर हम I = V/R करते हैं तो हमारे पास करंट सोर्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 17.5 एम्पियर। ओके, और ये जो 2 ओम्स का रेजिस्टेंस है हमारा पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा 2 ओम्स का, करेक्ट। और यही हमारे पास 3 ओम्स का एक रेजिस्टेंस है एज इट इज़, जिसके अक्रॉस में हमें करंट फाइंड आउट करना था। ओके, और यहाँ पे जो 45 वोल्ट्स है और यहाँ पे 6 ओम्स का सेम सीरीज में कनेक्ट है, तो वोल्टेज सोर्स हम लोग सीरीज करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो उस केस में हमारे पास करंट सोर्स आ जाएगा यहाँ पे 45 / 6, दैट मीन्स 7.5 एम्पियर्स। ओके, और ये जो 6 ओम्स का रेजिस्टेंस है ये हमारा पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस केस में हमारे पास 3 ओम्स में से तो करंट फाइंड आउट करना ही है, तो हम लोग इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो 2 ओम्स और 6 ओम्स का रेजिस्टेंस पैरेलल में उसको इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ओके, तो हमारे 2 × 6/2 + 6 ये जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, जो है हमारा 1.5 ओम्स का, ठीक है। तो दैट मीन्स वी कैन रिप्लेस दिस 2 ओम्स एंड 6 ओम्स रेजिस्टेंस पैरेलली बाय अ सिंगल रेजिस्टेंस ऑफ 1.5 ओम्स। ओके, तो इस केस में हम लोग इसको एरेज कर देते हैं, डायरेक्टली मैं यहीं पे ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको हमने एलिमिनेट कर दिया बाय सॉल्विंग दिस। इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो एक सिंगल रेजिस्टेंस जो है हमारा कनेक्टेड हो जाएगा 1.5 ओम्स का। करेक्ट, ये 1.5 ओम्स का इसमें, और इसमें से करंट फाइंड आउट करना है। और इसमें हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन है अपवर्ड है, दोनों भी करंट सोर्सेज की 17.5 एम्पियर्स और यहाँ पे 7.5 एम्पियर्स। तो हम लोग डायरेक्टली इसको सम अप कर सकते हैं और इसको भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। ये 7.5 एम्पियर्स का जो करंट सोर्स हम लोग इसको एलिमिनेट करके इस 17.5 में हम लोग ऐड करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 25 एम्पियर्स का। डायरेक्टली मैं कम्प्लीटली सॉल्व कर लेता हूँ, एक रीड्रॉ कर लेता हूँ। 25 एम्पियर्स का इसमें से सोर्स आ जाएगा। ये हमने अभी फाइंड आउट किया था, इसका वैल्यू था 1.5 ओम्स, और यहाँ पे ये जो 3 ओम्स का रेजिस्टेंस है
ये हमारा एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। इसके अक्रॉस में इसके थ्रू हम लोग को करंट फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। इसमें से करंट कितना फ्लो हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम लोग करंट डिवीजन रूल अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी आसान सा सवाल था, ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो 25 एम्पियर्स, तो अगर आपको करंट इस ब्रांच में से निकालना होगा, इस रेजिस्टेंस में निकालना होगा, तो आपको अपोजिट रेजिस्टेंस लेना पड़ता है। तो इंटू 1.5 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आपको कितना है, 3 + 1.5 विल बी 4.5। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट आई इज इक्वल टू 8.3 एम्पियर्स, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ओके, नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करे, व्हेन ओनली करंट सोर्स इज एक्टिव इन द सर्किट फाइंड द करंट टू द 10 ohms रेजिस्टेंस। जब हमारा सिर्फ करंट सोर्स ही एक्टिव है तो उस केस में हमारे पास 10 ohms में से करंट कितना फ्लो होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, काफ़ी आसान सा सवाल है। इसमें अगर आपको इस सोर्स को अगर एलिमिनेट करना है, ठीक है, ये जो 20 वोल्ट्स का सप्लाई है इसमें इसको एलिमिनेट करना है तो इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ठीक है। इसको वोल्टेज को अगर हम लोग शॉर्ट कर देते तो यहाँ पे जो 20 वोल्ट है वो 0 हो जाएगा, करेक्ट। अगर यहाँ पे करंट सोर्स रहता तो हम लोग उसको ओपन सर्किट कर देते, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो ये सर्किट कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये शॉर्ट हो गया, ठीक है। ये 5 ohms का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये 2 एम्पियर्स का इसमें से करंट सोर्स जा रहा है, और यहाँ पे हमारे पास है 10 ohms का एक यहाँ पे रजिस्टर कनेक्टेड है। तो उस केस में हम लोग नोडल एनालिसिस से इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हो जाएगा, हम लोग इसके अक्रॉस में वोल्टेज मान लेते हैं V, तो हो जाएगा हमारा V/5, इसमें से रेजिस्टेंस है अपना 5 ohms का, प्लस V। इस केस में यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली 2 एम्पियर्स का करंट सोर्स है, ठीक है। नोडल एनालिसिस से हम लोग सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे डायरेक्टली 2 लिखते हैं, प्लस V/10, ठीक है। V/10 ये हो गया हमारा ग्राउंड, ओके। तो विल बी इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करते तो यू विल गेट V इज इक्वल्स टू -20/3 वोल्ट, ओके। तो ये आ गया हमारा वोल्टेज यहाँ पे। तो करंट फ्लोइंग थ्रू द 10 ohms रेजिस्टेंस विल बी I2 विल बी इक्वल्स टू V जो है हमारे पास कितना है 20/3, तो -20/3 अपॉन हम लोग इसमें से रेजिस्टेंस कितना है 10 ohms का, करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें से अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो -20/30 हो जाएगा हमारा 0.666 एम्पियर्स माइनस। तो ये माइनस हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट हमें बताता है, ठीक है। तो इसका कोई यहाँ पे लेना देना नहीं, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन ऑफ करंट वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, काफ़ी आसान सा सवाल था। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 21। Determine the Norton's resistance in ohms between the terminal A and B for the circuit given below। A and B के अक्रॉस में हमें नॉर्टन्स रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना होगा, ओके। तो इस केस में हमारे पास नॉर्टन्स रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इस 10 ohms के जो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है हम लोग उसको डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे 2 ohms + 2 ohms पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसमें हमारा एक सिंगल 1 ohms का रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, ओके। देन यहाँ पे जो 2 ohms का रेजिस्टेंस है हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे 2 ohms का, और यहाँ पे 3 ohms का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ओके। ये हमारा शॉर्ट सर्किटेड है ऑलरेडी। इसमें 1 ohms + 1 ohms, इसमें 2 ohms का रेजिस्टेंस ऑलरेडी अडेप्ट करता हूँ मैं, ठीक है। जितना हम लोग शॉर्ट में अटेम्प्ट कर सकते हैं उसको अटेम्प्ट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ohms का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो ये 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 ohms का, ठीक है। मैं डायरेक्टली आपको शॉर्टकट मेथड से बता रहा हूँ, ठीक है। 3 ohms और यहाँ पे 3 ohms का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, हो जाएगा ये हमारे पैरेलल के अंदर, ठीक है। क्योंकि इसका इक्विवेलेंट हमारा 3 ohms का पैरेलल में कनेक्टेड हो जाएगा इसके अक्रॉस में। तो 3 और 3 पैरेलल है, दैट मीन्स 3 पैरेलल 3 हो जाएगा हमारा 1.5 ohms, ओके। तो वो जो 1.5 ohms है वो किसके अक्रॉस में कनेक्ट हो जाएगा, ये जो 2 ohms का रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। ये हो गया हमारा 1.5 का, ये डायरेक्टली है टर्मिनल्स A एंड B। तो उस पॉइंट पे 1.5 + 2 ohms विल बी 3.5 आर नॉर्टन्स रेजिस्टेंस फॉर दिस नेटवर्क, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था, ओके। तो आई होप आपको समझ में आएगा, काफ़ी आसान सा अप्रोच है। इसको डायरेक्टली शॉर्ट कर दिया और ये जो सर्किट है इसको डायरेक्टली हमने सॉल्व कर दिया बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेथड से, ओके। सो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। Using the Millman's theorem, find the current through the load resistance RL of 3 ohms resistance shown below। Millman's theorem को यूज़ करके हमको करंट फाइंड आउट करना है 3 ohms रेजिस्टेंस में से, ठीक है। Millman's theorem को हम लोग यूज़ करके इस सर्किट को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया हमारा VTH, ओके। ये हो गया हमारा RTH और ये है हमारा RL, ओके। तो जब हमारा VTH
और RTH का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, तब हमारे पास टोटल IL करंट फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अगर मिलीमन्स थ्योरम को यूज़ करके, तो हो जाएगा हमारे पास VTH इज इक्वल्स टू 8/1/3 प्लस 16 इंटू 1/3 प्लस 24 इंटू 1/3 अपॉन 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 विच विल बी इक्वल्स टू 48 इंटू 1/3। अब इसको सॉल्व करके देख सकते हो, और यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज आ जाएगा VTH 16 वोल्ट्स, ओके। और उस केस में हमारे पास जो करंट हो जाएगा IL इट विल बी इक्वल्स टू VTH अपॉन RTH प्लस RL, ओके। तो VTH कितना है हमारे पास 16, RTH और RL हमारे पास कितना है, अगर हम लोग डायरेक्टली 3 ohms और 3 ohms इसको पैरेलल को इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा RTH 1 प्लस RL ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 3 ohms का, ठीक है। तो 16/4 दैट मीन्स 4 एम्पियर विल बी और द करंट थ्रू द 3 ohms रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 23। सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड ओनली टू द सर्किट्स हैविंग नॉन लीनियर, पैसिव, लीनियर बायलैटरल या फिर रेजिस्टिव। सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड ओनली टू सर्किट्स हैविंग लीनियर बायलैटरल एलिमेंट्स। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सबने सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है आपको। लीनियर नेटवर्क क्या होता है, नॉन लीनियर नेटवर्क क्या होता है, पैसिव नेटवर्क एंड एक्टिव नेटवर्क ये क्या होते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस करा दिया, ठीक है। अगर मैं एक थ्योरी सेशन आपको पढ़ाता हूँ तो ये सारी चीज़ें मैं उसमें कवर करा दूंगा, ठीक है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सुपरपोजिशन थ्योरम। ये क्वेश्चन आई गेस रिपीट हो गया, ठीक है। बट इस केस में हमने दो स्टेटमेंट्स को डिफरेंट वे से हमने इसको इंप्लीमेंट किया, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मैं आपको बता दूँ उस स्टेटमेंट में जो सबसे पहले हमने क्वेश्चन दिया था उसमें कुछ डिफरेंट स्टेटमेंट था, तो इस स्टेटमेंट में करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा द ओवरऑल करंट इन एनी पार्ट ऑफ अ लीनियर सर्किट इज इक्वल्स टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच सोर्स सेपरेटली। मैंने जो आपको सेकंड स्टेटमेंट बोला था ये यहाँ पे सेम दिख रहा है, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ओवरऑल करंट इन एनी पार्ट ऑफ अ लीनियर सर्किट इज इक्वल्स टू द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट प्रोड्यूस्ड बाय ईच सोर्स। अगर सिंगल सोर्स एक्ट कर रहा है सेपरेटली तो उस केस में जितना करंट होगा उतना ही अलजेब्रिक सम होगा जब वो इंडिविजुअली ऑपरेट कर रहा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। ये सुपरपोजिशन थ्योरम में मैं सारी चीज़ें कवर करा दूंगा थियरी सेशन में, ठीक है। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। डिटरमाइन द नॉर्टन्स करंट इन एम्पियर्स एंड नॉर्टन रेजिस्टेंस इन ओम्स रिस्पेक्टिवली फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल नेट सर्किट अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, ओके। RL यहाँ पे गिवन है 2 ohms का, ओके। तो उस केस में हमारे पास नॉर्टन्स करंट हमें फाइंड आउट करना है और यहाँ पे नॉर्टन्स रेजिस्टेंस ओम्स के अंदर फाइंड आउट करना है। तो इस केस में हमारे पास RN क्या हो जाएगा, उससे भी पहले हमें नॉर्टन्स रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इस लोड रेजिस्टेंस को हमें शॉर्ट करना होगा, ठीक है। दैट मीन्स इस तरीके से शॉर्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये एलिमिनेट हो गया, करेक्ट। शॉर्ट सर्किट करंट ISC, ठीक है। तो अभी मैंने एक इस तरीके से सॉल्व किया था, तो इस केस में हमारे पास RN क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 और हमारे पास, ओके। तो सबसे पहले हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे जब हमारे पास करंट फाइंड आउट करना रहेगा लोड रेजिस्टेंस में से, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग नॉर्टन रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है इसको हमको शॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये शॉर्ट हो जाता है तो ये 4 ohms और 8 ohms का पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स 4 पैरेलल 8 ohms प्लस हमारे पास यहाँ पे ये तो ओपन सर्किटेड है डायरेक्टली RN के, क्योंकि हमें RN का वैल्यू निकालना है इसके अक्रॉस में, ठीक है। 4 पैरेलल 8 प्लस इसमें जो 5 ohms का सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसका वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो हो जाएगा हमारे पास 7.66 ohms। ये मैं डायरेक्टली शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। काफ़ी आसान से, मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ। 4 × 8/4 + 8 + 5 इसको आप सॉल्व कर देते तो यू विल गेट 7.66 ohms एज द नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। अगर हमारे पास नॉर्टन्स रेजिस्टेंस आ गया तो हमें यहाँ पे नॉर्टन्स करंट फाइंड आउट करना होगा। तो उस केस में हमारे पास हम लोग जो करंट फाइंड आउट करना है हमें, तो अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, तो हमें नॉर्टन्स करंट हमें उससे से मिल जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स टू फाइंड द नॉर्टन्स करंट वी नीड टू फाइंड द शॉर्ट सर्किट करंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो उस केस में हमारे पास ये शॉर्ट सर्किट हो गया ऑलरेडी, ओके। तो I विल बी इक्वल्स टू 24/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट तो ऑलरेडी हमने निकाल लिया, ठीक है। इस केस में हम लोग R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो इस केस में हमने इसको अगर शॉर्ट कर लिया तो ये 8 + 5 हो जाएगा हमारे पैरेलल में कनेक्ट। दैट मीन्स 8 पैरेलल 5 प्लस ये 4 ohms का इस केस में हमारे पास एडिशन होगा, तो हो जाएगा हमारे पास 7.07 ohms का,
करेक्ट। फर्स्ट जो हमने निकाला था तो इसके ओपन करके हमने डायरेक्टली आर एन का वैल्यू निकाला था नॉर्टन्स रेजिस्टेंस का, तो इस केस में अभी डिफरेंट हो जाएगा। 8 प्लस, ध्यान से देखिएगा 8 प्लस 5 ये पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और प्लस उसके पैरेलल में कनेक्ट हो जाने के बाद में जो 4 है ये हमारा सीरीज़ में उसमें कनेक्ट होगा, ठीक है। तो आई क्या होगा उस केस में 24/7.07 अगर हम लोग करते हैं तो आ जाएगा 3.40 एम्पियर। ओके, तो 3.40 आई आ गया। तो हम लोग करंट डिवीजन से डायरेक्टली आई एस सी का, एक इसमें से शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट करना है, तो आई एस सी का वैल्यू हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ISC will be equals to 3.40 into 8/8 + 5, ठीक है। इसमें से इसके अपोजिट करंट डिवीजन रूल के टाइम पे हम लोग अपोजिट रेजिस्टेंस लेते हैं, तो हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ISC का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 2.08 एम्पियर। तो ऑप्शन में हमारे पास कौन से गिवन है, ऑप्शन में ऑप्शन ए गिवन है और 7.66 जो हमारा रेजिस्टेंस आया था नॉर्टन्स रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हुए चलना, ठीक है। काफ़ी इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगर इसका अप्रोच आपको आ जाता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नाउ विल सी द क्वेश्चन नंबर 26। टेलेंजन्स थ्योरम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ टेलेंजन्स थ्योरम is based on the principle on the law of conservation of charge, conservation of mass, conservation of velocity या फिर conservation of energy। तो टेलेंजन्स थ्योरम is based on the principle of law of conservation of energy। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। केवीएल और केसीएल का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, और इस केस में अभी टेलेंजन्स थ्योरम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ध्यान में रखिएगा। ओके, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये सेम क्वेश्चन एसएससी जे में पूछा गया है, ठीक है। फॉर्मूला भी ध्यान में रखना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम पावर थ्योरम। मैक्सिमम पावर थ्योरम के लिए कौन सा फॉर्मूला है, पी मैक्स इज इक्वल टू VTH²/4RL। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब हमारा लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस हो जाते हैं, RL इज इक्वल टू जब हम लोग RTH लिखते हैं उस केस में हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है। ओके, तो इसका फॉर्मूला है VTH²/4RL। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Next question is question number 28. Determine the Norton's current in amperes and Norton resistance in ohms respectively for the given इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। इसी तरीके से सर्किट हमने इसके पहले भी सॉल्व किया था, ठीक है। तो हमें नॉर्टन्स रेजिस्टेंस पहले फाइंड आउट करना होगा। RL का वैल्यू है हमारे पास 8 ohms का, ठीक है। सेम टाइप का अप्रोच है, और आपको मैं इस तरीके से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा रहा हूँ सो दैट आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। तो नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालने के लिए इस 28 वोल्ट्स को हमें शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर्किट कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारा। ये शॉर्ट सर्किट होने के बाद में ये आ गया 8 ohms का। ध्यान से समझते हुए चलेगा, जो भी मैं आपको बातें बताता हूँ, ठीक है। अगर सेशन को स्किप नहीं करना कभी भी, क्योंकि जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताता हूँ वो मिस हो जाने के बाद में इसमें कोई सेंस नहीं बनता है। ओके, तो ये 8 और 8 पैरेलल में है। 8 पैरेलल 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 4 ohms का, ठीक है। और ये 4 ohms यहाँ पे आने के बाद 4 + 8 हो जाएगा हमारा 12 ohms का हमारे पास RN का वैल्यू आ जाएगा, करेक्ट। तो RN तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ये तो नॉर्टन्स रेजिस्टेंस वैल्यू आ गया। अगर आप लोग ऑप्शन में फाइंड आउट करते थे यहाँ पे, अगर 12 कहीं और रहता था तो आप उसको भी मार्क कर सकते थे, बट लेकिन यहाँ ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी आपको क्रॉस चेक करना है, ठीक है। अगर आपका 12 ohms का कोई दूसरे ऑप्शन में भी वो वैल्यू गिवन है तो आपको दोनों भी चीज़ें क्रॉस चेक करनी होगी, ठीक है। अगर आप स्मार्टली आंसर करना चाहते हो तो आप अभी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए इस केस में, ठीक है। तो बट हम लोग उसमें से करंट भी फाइंड आउट कर लेते हैं, आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो इस केस में हम लोग इस लोड रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ठीक है, करंट फाइंड आउट करने के लिए नॉर्टन्स रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। इसको आप अभी एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इस केस में, तो इस केस में भी सेम हमारे पास 8 पैरेलल 8 प्लस हमारा पास 8 हो जाएगा 12 ohms हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। तो I हम लोग निकालेंगे 28/12, दैट मीन्स 28 volts/12 रेजिस्टेंस है, तो हो जाएगा हमारे पास 7/3 एम्पियर्स, करेक्ट। 7/3 एम्पियर्स आ गया। तो उस केस में अगर हम लोग ISC का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसमें से जो शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा 7/3 × 1/2, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो है हमारा 8, इसके अक्रॉस में निकालना है, इसके अक्रॉस में से करंट फाइंड आउट करना है, तो इसका अपोजिट रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 8 + 8, दैट मीन्स 8 + 8, तो हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो सेम है वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख लिया, तो हमारा करंट आ जाएगा 1.167 एम्पियर्स। ओके,
ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाय अगर ऑप्शन भी चाहते हो तो अगर 12 आपने एक वैल्यूज़ निकाल लिया रेजिस्टेंस को, ठीक है, तो आप इसको भी आप मार्क करके आ सकते थे। ठीक है, बट मैंने आपको समझा दिया चीज़ें। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। So we'll see the next question. Question number 29. Determine the Thevenin's equivalent resistance in ohms and voltage in volts respectively across the terminal A and B for the given electrical circuit. A और B के अक्रॉस में थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। सेम टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ सो दैट आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें थेवेनिन्स वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो हमें ओपन सर्किट करना पड़ेगा वोल्टेज को। ठीक है, अक्रॉस ए एंड बी को। ठीक है, तो वो तो ऑलरेडी ओपन है, तो हम लोग इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से हम लोग रीड्रॉ कर सकते हैं सर्किट को। तो जो 20 वोल्ट्स का सप्लाई गिवन है और 10 ओम्स का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इसको हम लोग करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, 20/10 विल बी 2 एम्पियर्स। तो ये जो रेजिस्टेंस है 10 ओम्स का, तो ये 10 ओम्स का यहाँ पे आ जाएगा। ओके, प्लस ये 4 एम्पियर्स का करंट सोर्स है। ठीक है, और यहाँ पे 10 ओम्स का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, प्लस यहाँ पे एक 5 ओम्स का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक है, ये हो गया टर्मिनल ए एंड दिस विल बी द बी। ओके, ये हमने बेसिकली क्यों किया मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली यहाँ पे एक करंट सोर्स है। ओके, और यहाँ में हमें क्या पूछा गया, ए एंड बी के अक्रॉस में हमें थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया था। ठीक है, तो हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम्स के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या रहता है, एक वोल्टेज सोर्स रहता है वीटीएच और एक रेजिस्टेंस रहता है उसकी सीरीज में कनेक्टेड, जिसको हम लोग कहते हैं आरटीएच। ओके, तो हम लोग इस सर्किट को भी हम लोग फिर से रीड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग फिर से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास आ जाएगा, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये जो 2 एम्पियर्स का और 4 एम्पियर्स का करंट सोर्सेस है, हमारे एक ही हम लोग 6 एम्पियर्स का करंट सोर्स लिख लेते हैं। ठीक है, 6 एम्पियर्स का करंट सोर्स हो गया, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा रेजिस्टेंस जो कि 10 ओम्स और 10 ओम्स पैरेलल में कनेक्ट है। तो 10 पैरेलल 10 कितना आता है, 5। ठीक है, तो 5 ओम्स का ये रेजिस्टेंस आ जाएगा, और यहाँ पे इस केस में भी ये 5 ओम्स का रेजिस्टेंस एज इट इज़ ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे टर्मिनल ए एंड बी। ओके, तो इस केस में हमारे पास 6 एम्पियर्स का इसमें से करंट सोर्स है और यहाँ पे 5 ओम्स का यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो हम लोग हमारे पास डायरेक्टली इसमें से 6 एम्पियर्स का करंट फ्लो होगा इसमें से। ठीक है, मैं आपको कलर चेंज करके बता देता हूँ। ठीक है, या फिर हम लोग रीड्रॉ करके सर्किट एक बार करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हमारे पास एक 6 एम्पियर्स का सोर्स है, ध्यान से समझते हुए चलेगा, मैं फिर से बार बार आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये है बी, ये ए टर्मिनल एंड ये है बी टर्मिनल। ठीक है, तो ये हमारा 6, यहाँ पे 5 ओम्स का रेजिस्टेंस आता है, यहाँ पे 30 वोल्ट सोर्स आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे। ठीक है, ओके, क्योंकि यहाँ पे 6 एम्पियर्स का करंट है, तो इसमें से 6 एम्पियर करंट फ्लो नहीं होगा, वो डायरेक्टली इस पाथ से फ्लो होगा। ठीक है, ये इस पाथ से करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो इस केस में 6 × 5 कितना हो जाएगा, 30 वोल्ट हमारा इसके अक्रॉस में सप्लाई है। ठीक है, 30 वोल्ट सप्लाई था उसके अक्रॉस में। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास VOC का तो वैल्यू आ गया, VOC का 30 वोल्ट्स। ठीक है, जब भी हमने ड्रॉ करके बताया, तो इसमें से एक तो वैल्यू हमें फाइंड आउट आ गई, एक तो हम लोग फाइंड आउट कर लिया, एक तो वैल्यू वोल्टेज अक्रॉस V। ठीक है, अक्रॉस टर्मिनल ए बी, दैट मीन्स इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो हमने फाइंड आउट किया था, जो हमने 5 ओम्स का रेजिस्टेंस निकाला था। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास 30 वोल्ट आने के बाद में 30 वोल्ट ही हमारा डायरेक्टली VOC हो जाएगा, ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, तो अभी हमें थेवेनिन्स रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इसको हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, जो वोल्टेज सोर्स है इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे और करंट सोर्स है इसको हम लोग ओपन सर्किट करेंगे। ओके, थेवेनिन्स थ्योरम यही हमें बताता है। तो इस सर्किट में हम लोग डायरेक्टली, मैं रीड्रॉ करते था सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किटेड है। ठीक है, और यहाँ पे करंट सोर्स को हमने ओपन सर्किट कर दिया। ठीक है, और ये हो गया हमारा 10 ओम्स का रेजिस्टेंस, ये 5 ओम्स का रेजिस्टेंस था और ये 10 ओम्स का रेजिस्टेंस, और ये है हमारा टर्मिनल ए एंड बी। तो इस केस में हमारे पास इसका 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है, इसमें 10 पैरेलल 10, ये भी 10 पैरेलल 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 पैरेलल 10 ओम्स रेजिस्टेंस विल बी 5 ओम्स, प्लस हमारा ये एडिशन हो जाएगा उसके अंदर 5 ओम्स का, दैट मीन्स हमारे पास 10 ओम्स का RTH का वैल्यू आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो VOC आया था हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज वो 30 आया था, और 10 ओम्स जो है हमारा RTH का वैल्यू है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था। ठीक है,
बेसिक्स को क्लियर करेगा आपको, ठीक है। मैं क्वेश्चन हाई लेवल के इसलिए कभी कभी इसको इंक्लूड करने का नहीं ट्राई करता हूँ, क्योंकि काफ़ी बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स अपनी क्लियर नहीं हो पाती उससे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट सेशन में आपको क्वेश्चंस भी कवर करा दूँ मॉडरेट टू हाई लेवल के, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। एंड आई ऑलवेज ट्राई कि आपको मैं सारी चीज़ें हिंदी में कवर करा दूँ, बट कभी कभार मेरे लिए कभी दिक्कत हो जाती है इतना सारा हिंदी में आपको एक्सप्लेन करने के लिए, छोटी से छोटी। सो बस जस्ट बी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग्स, बट आई कैन नॉट एक्सप्लेन लॉट ऑफ थिंग्स इन हिंदी एज वेल, क्योंकि सारी चीज़ें हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे हिंदी में, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की मुझे रिक्वेस्ट रहती है, तो हम लोग हिंदी में क्वेश्चंस तो नहीं अभी हम लोग डिस्कस करा पाएंगे, बट स्टिल यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके। बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि आपको जितना हिंदी में हो सके उतना मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो इस सेशन को प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ओके। देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व द गिवन फिगर, फाइंड द थेवेनिन्स रेजिस्टेंस एज सीन फ्रॉम द ओपन सर्किटेड टर्मिनल। इस टर्मिनल से हम लोग कितना रेजिस्टेंस आ जाएगा RTH का, तो ये हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो काफ़ी आसान सा सवाल है। करंट सोर्स को हम लोग ओपन सर्किट कर देंगे, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा इस केस में, ठीक है। 20 और ये 80 पैरेलल में कनेक्टेड हो जाएगा, दैट मीन्स 20 पैरेलल 80 ओम्स रेजिस्टेंस, ठीक है। प्लस हमारे पास ये 16 ओम्स का एडिशन कर लेंगे, ठीक है। दैट मीन्स 20 पैरेलल 80 हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस 16, दैट मीन्स 32 ओम्स इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स अगर हम लोग इस टर्मिनल से देखते हैं थेवेनिन्स रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास थेवेनिन्स रेजिस्टेंस आ जाएगा इसको ओपन सर्किट करने के बाद में 32 ओम्स, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन के लिए हमको क्वेश्चन जोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन ये, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लोड इम्पीडेंस इन ओम्स फॉर ट्रांसमिटिंग द मैक्सिमम पावर फ्रॉम द सोर्स टू द लोड व्हेन द सोर्स इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज 6 + j5 ओम्स। इसका करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। तो इस सेशन में कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs और Coachify_official को फॉलो करना है। हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी हमको फॉलो करना होगा। सारे जो लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमारे नए चैनल को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइज, फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।